राग बिहारी में आज 3 बहुत कायदे के मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में जो वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुनवाई चल रही है उसमें क्या कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या जवाब दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से। इसके अलावा कल का सबसे चर्चित वीडियो जो वायरल है, 2 वीडियो हैं दरअसल। एक में कन्हैया कुमार को उस रथ पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा, इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव थे और पप्पू यादव को भी इस पर नहीं चढ़ने दिया गया और कहा जा रहा है कि वो जब उनको नीचे उतारा जा रहा था तब वो गिर भी गए। तो उसको लेकर क्या चर्चा है बिहार में, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आरजेडी कांग्रेस को क्या 25 सीटें, मात्र 25 सीटें देने की तैयारी में है, इसकी तैयारी कर रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ, मेरे साथ मौजूद है हमारे हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उसके बारे में मुझे लगता है कि बिहार के लोग उत्सुक होंगे और जो रुझान आ रहे हैं उनका अंतिम नतीजा क्या होगा उसका इंतजार कर रहे होंगे। तो नतीजा तो जब सुप्रीम कोर्ट कोई सुनाएगा तभी हम बताएंगे, मगर फिलहाल सुनवाई में क्या चल रहा है वो बता देते हैं। ये जो पूरी कवायद है इलेक्शन कमीशन की, इस पर सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ कहा है, सवाल पूछे हैं। कहा कि भाई इसकी जो टाइमिंग है उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर पूछा कि ये जो चुनाव के वक्त ही क्यों कराया जा रहा, अगर एक कराना ही था इतनी बड़ी कवायद तो आपने पहले क्यों नहीं करवाई। ये पूछा कि आधार कार्ड को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं तो उस पर भी सवाल पूछा। हालांकि पहचान पत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कह दिया कि ये नागरिकता साबित नहीं करता है, सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको लेकर भी लंबी चौड़ी बहस चल रही है। मेरे साथ हमारे साथी पंकज जी, इसको कैसे देख रहे हैं? जो अभी तक बातचीत हुई है, कई तरह के सवाल उठे हैं सुप्रीम कोर्ट में और जवाब भी दिए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि विशेष पुनरीक्षण को लेकर के चुनाव आयोग ने बड़ा ही स्पष्ट जवाब दिया है। माफ करिएगा, कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट बात कही है। वो कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इसमें कोई गलत नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने सवाल ये उठाया है कि इतने कम दिन में आप कैसे कर देंगे। ये एक बड़ा सवाल है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इतने कम दिन में आप जिस डॉक्यूमेंट की मांग कर रहे हैं वो मिल पाना कैसे संभव है। दरअसल उसमें एक बात ये उठ करके आई है कि आप आधार कार्ड नहीं मान रहे और जो लोग आधार कार्ड पेश कर रहे हैं तो आप उनके माता पिता के रिकॉर्ड्स भी मांग रहे हैं। तो इससे बड़ी दिक्कत आ रही है। कई सारे मजदूर और तरह तरह के लोग जिनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते, वो फिर चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बनेंगे। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड को लेकर के सवाल उठ रहा है कि 30 दिन के भीतर ये कैसे किया जा सकता है, इस बात का जवाब दीजिए। और कोर्ट ने एक बात और कहा है कि भाई नागरिकता साबित करना ये एमएचए का, मतलब गृह मंत्रालय का काम है, ये आपका काम नहीं है। तो इसमें आप कैसे कूद रहे हैं? तो ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं सौरभ, पर ये एक पहलू है और ये पहलू, और मुझे लगता है कि कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो इसके मेरिट की जांच करेगी, पड़ताल करेगी, उसके बाद सही फैसला देगी और जो सही फैसला होगा वो एक्सेप्टेबल होगा जी। लेकिन ये 30 दिन की बात जो कही जा रही है, इसके जवाब में डॉक्टर संजय जायसवाल एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं लालू जी के समय में भी तो ऐसा हो चुका है, 30 दिन में ऐसा हुआ है। अब इस बात की सत्यता क्या है ये तो मुझे लगता है कि ये जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कोर्ट पुनरीक्षण को लेकर के उसको गलत कहना, काल्पनिक कहना, तर्क से परे कहना, कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया। पर कोर्ट ने ये इतने कम समय में, कोर्ट कह रहा है प्रक्रिया ठीक है, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर टाइमिंग आप बहुत कम दे रहे हैं। ये गहन जांच का विषय है, इतने कम समय में कैसे होगा। आप आधार कार्ड नहीं मान रहे हैं, आप माता पिता के रिकॉर्ड्स भी खंगाल रहे हैं, तो ये 30 दिन में कैसे संभव है। बहुत सारे लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं, रिकॉर्ड बताता है 3 करोड़ हर साल लोग पलायन करते हैं, वो लोग अपना डोमिसाइल कैसे प्रूफ करेंगे, और डोमिसाइल प्रूफ कर भी दिए तो उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आशंका जताई कि आप क्या सभी लोगों को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल कर लेंगे, जो लोग बाहर हैं, क्या कुछ लोग छूट नहीं जाएंगे, इस तरह की बातों पर भी जवाब मांगा। और आधार को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार केवल पहचान पत्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ये नागरिकता का आधार नहीं है। हालांकि इस पर टिप्पणी जस्टिस धूलिया की आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जस्टिस धूलिया ने कहा कि चुनाव आयोग से ये जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है, अगर आप मुझसे मांगते तो मेरे पास भी नहीं मिलते। तो ये एक टिप्पणी है।
नहीं, अब ये टिप्पणी है, ये बात सच है, पर इसका दूसरा पहलू भी तो है सौरभ जी। और क्या उस पहलू को लेकर के हमें विचार नहीं करना चाहिए? ठीक है, टाइम को लेकर के मैं भी सवाल उठाता हूँ, मैं भी बिहारी हूँ, बाहर रहता हूँ। अगर 30 दिन का समय होगा तो मैं 30 दिन के बीच में कैसे चला जाऊंगा और हर पेपर लेकर के कैसे सबमिट कर दूंगा? अगर मेरी बूढ़ी माँ यहाँ पर रहती हैं या और भी लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके स्कूल हैं, मैं 30 डेज के भीतर कैसे चला जाऊंगा? अगर मैं अपना वोटिंग राइट वहीं रखना चाहता हूं तो मुझे लगता है कि यह सवाल बहुत जेन्युइन है। पर इसका दूसरा पहलू भी है जिस पर भी विचार होना चाहिए कि कितने सारे लोग बाहर से आकर के फर्जी तरीके से रह रहे हैं और उनके पास आधार कार्ड उनको दे दिया गया है। कई सारे हुक्मरानों ने अपने वोट बैंक के लिए ऐसे लोगों को आधार कार्ड दे दिया है। अब ये बताइए, दिल्ली में इतने सारे रोहिंग्या कैसे रह रहे हैं? बहुत सारे लोग तो रह रहे हैं, और रोहिंग्या क्या, जो दूसरे देश के भी सिटीजन हैं, अगर उनके पास सिटीजनशिप नहीं है तो क्या देश के पास ये अधिकार नहीं है कि उनके सिटीजनशिप को लेकर के भी सवाल उठे? और उनको अगर वोटिंग राइट मिल गया, सवाल यह है, वही तो कोर्ट ने कहा है कि भाई नागरिकता तय करने का आपका अधिकार नहीं है, ये एमएचए का अधिकार है। और यही जो पॉइंट है जिसको लेकर के बहुत सारे डाउट्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये काम पहले किया जाना चाहिए, ये काम इतनी जल्दी में नहीं किया जाना चाहिए। और इतनी जल्दी में ये काम किया जाना निश्चित तौर पर बहुत तरह के शक और संशय को पैदा करता है। और इसीलिए आपने देखा कि कल किस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम लोग सड़कों पर उतर आए और विपक्ष पूरा सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल यह है कि आप वाकई सिस्टम क्लीन करना चाहते हैं और 1925-50 के तहत जो जन प्रतिनिधित्व कानून है उसमें सूची में आप शुद्धता चाहते हैं, तो आपको पारदर्शी तरीके से हर पहलू पर जांच करना पड़ेगा और उसको परखना पड़ेगा। अचानक से आप चाहेंगे कि एकदम 30 दिन में झाड़ू मार दें और सब कुछ सही हो जाएगा, तो यह संभव नहीं है। कई सारे जेन्युइन मतदाता भी इसमें शामिल नहीं होंगे और इसीलिए असंतोष बाहर आ रहा है और वो हम देख रहे हैं। पर मैंने आपको कहा कि इसका दूसरा पहलू भी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए कि हमारे राज्य में कौन से ऐसे बाहरी लोग हैं जो खास तौर पर बॉर्डरिंग स्टेट है, वहां से लोग आकर के रह रहे हैं और उनके पास मतदान का अधिकार भी है। यह कैसे प्राप्त हो गया उन्हें? उन्होंने आधार कार्ड कैसे बना लिया? कौन सी सरकार में ऐसा हुआ? कौन सी ऐसी पद्धति है? क्योंकि ये हमारे सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव कैसा हो, इन सब चीजों को तय करता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को लंबा करना चाहिए था, इसका टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए था ताकि सच का सही तरीके से पता किया जा सके। बिल्कुल, आपका जो दूसरा पक्ष है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मगर मैं इसको लेकर विपक्ष के जो सवाल है वो देख रहा था कि भाई अगर ये प्रक्रिया की जानी थी और आप कह रहे हैं कि इतनी ज़रूरी थी, तो 2024 एक साल पहले लोकसभा चुनाव हुए, तब क्या ये बाहरी वोटर नहीं थे? तब क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाहर से जो लोग यहाँ बस गए, वोट आधार बनवा लिए हैं, वोटर कार्ड बनवा लिए हैं, तब क्या उन्होंने वोट नहीं दिया था? तो अचानक से इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो सवाल हैं जो उठते रहेंगे। बाकी दो पक्ष हैं जो पंकज जी ने आपको समझाए और इसका फैसला आना भी बाकी। सुप्रीम कोर्ट क्या तय करता है? सुप्रीम कोर्ट लगातार सवाल पूछ रहा है और चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया ना कि वोटर लिस्ट में संशोधन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये चुनाव आयोग ने यह बात कहा है। अब सवाल है कि बिहार को लेकर के अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आयोग पहुंचा है, तो आयोग की भी अपनी दलील है भाई एक कानून के तहत। पर आयोग को यह बात तो जरूर कंसीडर करना पड़ेगा कि आप चुनाव की प्रक्रिया में आप जो पुनरीक्षण का प्रक्रिया अपना रहे हैं वो ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ये कह भी रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें कही भी है। पर सुप्रीम कोर्ट दो चीज को बहुत कैटेगरिकली डिफरेंशिएट कर रही है। नागरिकता आप तय नहीं कर सकते, ये एमएचए का काम है, बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये आपका जो कम समय है और इसमें आप आधार कार्ड नहीं मान रहे, माता पिता के रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें खंगाल रहे हैं, वो इतने कम समय में गरीब, मजदूर, पलायन कर चुके लोग कैसे ला करके दे देंगे और आपको सबमिट कर देंगे और उनके पास मतदान का अधिकार बचा हुआ रहेगा?
रहेगा? तो ये भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आयोग किस तरीके से इस बात का जवाब देगा और कैसे सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करेगा कि 30 डेज में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको कैसे 30 डेज में आयोग पूरा कर ले। बिल्कुल। हालांकि आयोग ने यह भी कहा है कि 60% फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक और जो समय है उसमें बाकी भर लिए जाएंगे। पर वही जो पंकज जी कह रहे हैं वो कितना कन्विंस कर पाते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये देखने वाला होगा। और जो फैसला आता है उस पर भी सबकी नज़र बनी है, हमारी भी बनी, जब आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पर जो कि बड़ा चर्चा का विषय है, वायरल है। एक वीडियो है जिसमें नज़र आ रहा है कि पप्पू यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल जो बिहार बंद था उसमें रथ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, पर उनको नहीं चढ़ने दिया गया, उनको उतार दिया गया। इसी तरीके से कन्हैया कुमार को भी नहीं चढ़ने दिया गया, उनको भी उतार दिया गया और उसको लेकर बड़ी बयानबाजी हो रही है। और मैं तो देख रहा हूँ पप्पू यादव को तमाम विपक्षी, जो उनके विपक्षी हैं, उनकी तरफ से बड़ी सहानुभूति भी मिल रही। बताइए, पप्पू यादव इतने बड़े नेता हैं, उनको चढ़ने नहीं दिया गया। हालांकि पप्पू यादव कह रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है, मैं तो सिर्फ अपने नेता को देखना चाहता था कि वो ठीक है कि नहीं, मैं कोई चढ़ने थोड़ी ना जा रहा था। वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो क्या सोच रहे होंगे लोग? देखिए, मतलब पप्पू यादव की स्थिति कांग्रेस को लेकर के ऐसी हो गई है कि वो लोगों को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस मेरी है, और जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो कांग्रेस कहती है कि नहीं, तुम मेरे नहीं हो, तुम अलग हो। तो कांग्रेस पप्पू यादव राहुल गांधी को पकड़ना चाहते हैं और अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं, और ऐसे हर मौके पर जहां पर तेजस्वी यादव और लालू यादव साथ में होते हैं वहां पर राहुल गांधी उनका तिरस्कार कर देते हैं। अब आप देखिए कि कितनी बार राहुल गांधी आए, और राहुल गांधी आए, आप याद करिए बीपीएससी की परीक्षा को लेकर के आंदोलन हुआ, राहुल गांधी का बाकायदा पोस्टर्स लगाए गए और पोस्टर्स बैनर्स लगाए गए। पप्पू यादव के प्रशंसक इनकम टैक्स चौराहा से लेकर के एयरपोर्ट और हर जगह खड़े थे। पर इस तरह की जबरदस्त फील्डिंग की गई थी अखिलेश सिंह के द्वारा, जो जिनकी नजदीकी तेजस्वी यादव और लालू परिवार से जग जाहिर है। तो ऐसी फील्डिंग की गई थी कि पप्पू यादव कहीं मिल ही नहीं पाए। जब बीपीएससी की परीक्षा को लेकर के धरना पर बैठे हुए छात्र थे, उनसे मिलने राहुल गांधी पहुंच गए, तो वहां भी पप्पू यादव नहीं पहुंच पाए। तो दरअसल पप्पू यादव को एड्रेस करना अपने कंस्टिट्यूएंसी को, अपने लोगों को, कि देखो मैं राहुल के बहुत करीब हूं, लेकिन ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। कौन? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता और खास तौर पर लालू परिवार का डर, क्योंकि लालू परिवार एक बात को लेकर के बहुत एडमेंट है, तय कर लो पप्पू और नहीं तो हम। और कन्हैया, और देखिए कन्हैया का दूसरा मसला है, इस वही बात आपको बताना चाहेंगे। दरअसल पप्पू यादव भी यादव है और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के सुपुत्र हैं। यादव समाज का बड़ा कॉन्फिडेंस लालू प्रसाद एंजॉय करते हैं, और खासतौर पर विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद के परिवार के तरफ ज्यादातर यादव वोट करते हैं। 14% यादवों की संख्या मानी जाती है। पप्पू यादव उसमें से इनमारी करना चाहते हैं। लालू परिवार को शुरुआत से डर है कि पप्पू को नेता नहीं बनने देना है, स्टेज शेयर करने नहीं देना है, कल को हमारे लिए तेजस्वी यादव के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। आप याद करिए पूर्णिया में क्या हुआ था। पूर्णिया में ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे ना, यहां पर आए, उनको जो पार्टी कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है वहां बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया, और जब इधर स्वागत किया जा रहा था तब लालू प्रसाद ने क्या किया, बीमा भारती के नाम पर सिंबल जारी कर दिया और बीमा भारती आरजेडी की कैंडिडेट हो गई। ये तो पप्पू यादव को सहानुभूति मिल गई, क्योंकि तेजस्वी वहां पहुंचे, 3 दिन तक लगातार कैंपेन करते रहे, पप्पू यादव को हराना चाहते थे, और तेजस्वी का ये बोल देना कि किसी को वोट दे दो, पप्पू को मत देना, एनडीए को दे देना, पप्पू को मत देना। अब इस तरह की बात मीडिया में आई, सुर्खियां बनी, और इसका फायदा पप्पू यादव को मिल गया। वो निर्दलीय भी कैसे जीत गए। सहानुभूति बटोर ले जाते हैं पप्पू यादव, कैसे भी मैं देखता हूं। पर एक देखिए, हर बार उनकी स्थिति ऐसी बन जाती है। पर ये देखिए कांग्रेस भी कैसे खेल रही है। इसी को तो राजनीति कहते हैं। बिहार में कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचते हैं तो पप्पू यादव की पूछ नहीं होती है। अहमदाबाद में मीटिंग करते हैं तो स्पेशल इनवाइटी में पप्पू यादव चौड़े से बैठते हैं। तो पप्पू यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कांग्रेस का कभी हां कभी ना, एक फिल्म आपने देखी होगी, कभी हां कभी ना, शाहरुख खान पूरी फिल्म में कंफ्यूज रहते हैं कि ये मेरी है या नहीं है। और वही स्थिति पप्पू यादव की दिखाई पड़ती है। पप्पू यादव साबित करें कि भाई वो वाकई कांग्रेस के हैं, बार बार उनको साबित करना पड़ता है। बिहार में ना नजर आता है, बाहर वो कांग्रेस के नजदीक नजर आते हैं।
और ये जो परेशानी पप्पू यादव की है वो खत्म होते दिख नहीं रही है। और इसीलिए आपने देखा कि पप्पू ने बहुत प्रयास किया, उनको स्टेज पर आने नहीं दिया गया, ये चर्चा का विषय बन गया। अब बात रही कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार युवा हैं, जोरदार बोलते हैं, आक्रामक शैली में भाषण देते हैं और उनके भाषण को लोग पसंद करते हैं। और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, अन्य जगहों पर भी पसंद करते हैं। प्रशांत किशोर भी मैंने सुना बयान उनका, वही बोल मैं रहे कह रहा थे हूं कि कांग्रेस में आज की तारीख में बिहार में सबसे कद्दावर नेता कोई है तो कन्हैया कुमार नहीं, है। मैं क्यों वही बात विरोधी कह हैं? रहा हूं। पर कन्हैया का माइनस पॉइंट क्या है? कन्हैया का माइनस पॉइंट है एक चुनाव वो 4.5 लाख से हारे, हाँ, 4 लाख अभी से तक ज्यादा साबित वोट तो से नहीं कर गिरिराज पाए। सिंह से दिल्ली में वो चुनाव हार गए। कन्हैया कुमार को ये बात समझ में आ गई है कि ऐसे राष्ट्रीय नेता बनने से क्या होगा, जमीनी हकीकत को तो समझना होगा। तो वो बिहार में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी जमीन पर मजबूत नहीं होते हैं तो फिर आप बड़े नेता कब तक बने रहेंगे। बिल्कुल। तो कन्हैया को कर्नाटक में लोग सुनते हैं, तमिलनाडु में सुनते हैं, अन्य जगहों पर सुनते हैं, लेकिन भाषणबाजी चुनाव ठीक नहीं है, पर चुनाव जीतना नहीं पड़ेगा जीत अगर पाए। नेता साबित तो होने। कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया अब अपनी जगह तलाश रहे हैं। इसलिए आपको याद होगा बीच में कन्हैया ने स्टेटमेंट दे दिया कि तेजस्वी यादव भी सीएम होंगे, जबकि यह कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। अल्लाह वरू ने ऐसा नहीं बोला, कांग्रेस के बिहार प्रदेश के प्रेसिडेंट ने नहीं बोला अभी तक। तेजस्वी यादव तो बोल चुके हैं, चल क्या रही है, बड़ा अद्भुत देखिए स्थिति है। ये पूरा कंफ्यूजिंग अजबी खेल है। देखिए ये एक बात तो तय है कि बनेंगे सीएम तो तेजस्वी ही, इस अगर बात में सरकार कहां आती है कोई तो। शक है। लेकिन औपचारिक तौर पर कांग्रेस इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि एक और नाटक चल रहा है कि भाई सीटें हमें इतनी दो, सीटें इतनी नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं। वो केवल एक दिखाने की कोशिश है कि कांग्रेस की अपनी आइडेंटिटी, और इस बहाने कांग्रेस अपनी आइडेंटिटी साबित करना चाहती है ताकि जो कांग्रेस के कुछ समर्थक बच गए हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहें, और इसलिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि लालू यादव जितनी सीट चाहेंगे उतनी सीट देंगे। बहुत होगा तो बीच में राहुल सोनिया उतरेंगे तो उनके कहने पे कुछ बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन बिहार में वही होगा जो लालू प्रसाद चाहेंगे। और जो आरजेडी सबसे बड़ी घटक दल है, सीपीआई एमएल उसके बाद सबसे पावरफुल है। सीपीआई एमएल के पास कोई विकल्प तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो लालू को छोड़ करके बीजेपी के साथ चले जाएंगे, आरजेडी को छोड़ के बीजेपी के पास चले जाएंगे, इसकी संभावना तो है नहीं। तो सीपीआई जो आरजेडी के बाद सबसे पावरफुल मानी जाती है, वो क्या करेगी, वो आरजेडी के साथ ही बनी रहेगी। वो भी सीट मांग रही है कि भाई मुझे इतना सीट दीजिए, लेकिन इतना सीट मांग सकती है पर इस तरीके से डिक्टेट नहीं कर सकती, क्योंकि सीपीआई एमएल के पास कोई भी विकल्प नहीं है। इस बात को आप जान लीजिए, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और लालू प्रसाद भी, आरजेडी भी इस बात को समझ रहे हैं कि सीपीआई एमएल को साथ रखना बहुत जरूरी है। आरा, भोजपुर, सिवान, इन इलाकों में सीपीआई एमएल, बक्सर, इन सब जगहों पर सीपीआई एमएल ताकतवर है। और सीपीआई एमएल यहीं पर ताकतवर नहीं है, अन्य जिलों में भी ताकतवर है। उसका संगठन मजबूत हो रहा है, बढ़ रहा है। और हमने कुछ दिन पहले सीपीआई एमएल के जो प्रमुख नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनका इंटरव्यू भी किया था, उनसे हमने सवाल भी पूछा था। तो उन्होंने कहा कि हम सारी लेफ्ट पार्टी मिलकर के 50 सीट लड़ना चाहते हैं। 50 सीट में 43 वो खुद लड़ना चाहते हैं, 10 सीट बाकी सीपीआई और सीपीएम के लिए चाहते हैं। पर क्या आरजेडी इतनी सीटें देगी? और आरजेडी नहीं भी देगी तो इनके पास क्या विकल्प है? पर जहां तक कांग्रेस का सवाल है, प्रशांत किशोर तो जोर जोर से कहते हैं कि भाई लालू प्रसाद 20 देंगे तो उनको एक्सेप्ट करना होगा, और हकीकत यही है। अब इसी पे बात कर लेते हैं, हम सीटों पे पहुंच ही गए हैं तो बात भी कर लेते हैं। क्या आरजेडी मात्र 25 सीटें देने की तैयारी में कांग्रेस को? सही बात है? देखिए ये 25 सीट कम देने की तैयारी, अच्छा 25 सीट देने की तैयारी में एक बात उठ रही है कि आप 70 पे लड़ना चाहते हैं, हम आपको 25 सीट कम देना चाहते हैं, आप रियलिस्टिक बनिए। सीपीआई एमएल भी हमारे साथ लड़ेगी, वीआईपी भी लड़ेगी, और एक आध दल हमारे साथ जुड़ सकता है, पशुपति पारस का भी घटक दल जुड़ सकता है। एक और पान पार्टी है, इंडिया इनकलाब पार्टी, जिसको पान पार्टी कहते हैं। पान पार्टी जाना चाहती है एनडीए के तरफ, लेकिन अगर एनडीए नहीं लेगा तो क्या वो महागठबंधन में नहीं जाएगी? क्या जाएगी? उसको भी 2, 3, 4, 5, 6 सीट तो चाहिए ही ना।
वो दावा करती है 80 लाख वोटर हमारे हैं, आज तक हमारा ना एमएलए ना कोई एमपी हुआ है। अभी मैंने परसों ही उनका इंटरव्यू किया था, उनका कहना था आज तक हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखा गया है। उनका इंक्लिनेशन दिखा कि वो चाहते हैं एनडीए के तरफ जाएं, लेकिन महागठबंधन से भी उनकी बात चल रही है। तो अब सबको समाहित करके चलना ये आरजेडी की जिम्मेदारी है ना, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी घटक दल है और कांग्रेस 70 में 19 जीती थी, याद करिए। और सीपीआई-एमएल कितना सीट जीती थी ये भी याद करिए। तो सवाल यह है कि कांग्रेस के परफॉर्मेंस को देखते हुए कहा जा रहा है कि भाई 25 कम पे लड़िए, मतलब 70 से 45 पे आ जाइए। और मेरी भी जानकारी है कांग्रेस और आरजेडी ने अपना इंटरनल सर्वे कराया है और कांग्रेस मुश्किल से 40 सीट पर मजबूत दिखाई पड़ रही है। बाकी एक बी ग्रेड कैटेगरी देखा जा रहा है जिसमें यह देखा जा रहा है कि उसमें से हम कितनी सीटें ले रहे हैं। तो ये सीटों को लेकर के रस्साकशी है, पर मैं इतना जानता हूं कि 50 से कम सीट ही लालू प्रसाद देंगे और इनको एक्सेप्ट करना होगा। महागठबंधन में सीएम के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव तय हैं, भले ही कांग्रेस औपचारिक तौर पर स्वीकार ना करे, क्योंकि कांग्रेस अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी कायम रखना चाह रही है। वो एक मैसेज देना चाह रही है कि हम लालू प्रसाद के पिछलग्गू नहीं है, आरजेडी के पिछलग्गू नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस इस तरह का मैसेजिंग कर रही है। पर आरजेडी जानती है कि कांग्रेस को 45 सीट से ज्यादा देने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, मतलब इतने दिनों से जो भौकाल बनाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली चुनाव के बाद से, प्रभारी बदल देना, अध्यक्ष बदल देना और सीएम प्रत्याशी ना अब देखिए कन्हैया को क्यों रोक दिया गया? कल कन्हैया जोरदार भाषण दे दिए होते तो कन्हैया जोरदार भाषण देते तो चर्चा हो जाती कि राहुल से भी बेहतर कन्हैया ने बोल दिया, तेजस्वी से बहुत अच्छे कन्हैया हैं, कुछ इस तरह की बात कर जाते, कन्हैया हो जाता, मीडिया में चर्चा हो जाती। भाई आरजेडी कभी नहीं चाहती है कि उनके जो राजकुमार हैं उनके सामने महागठबंधन में कोई ऐसा नेता दिखे जो उनको कंपटीशन दे सकता हो। इसलिए कन्हैया कुमार के साथ स्टेज शेयर नहीं किया गया। और यही बात तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की कोई बिहार में हैसियत नहीं है, वो तो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। आपको याद होगा भक्तचरण दास ने कभी पहले कुछ बोलने की कोशिश की थी तो लालू प्रसाद ने उनको भक्तचोनर दास कह दिया था। इसकी बड़ी चर्चा हुई थी और उनको हटा दिया गया था। तो आप समझिए कि बिहार में क्या होगा ये आरजेडी तय करेगी, ये सच बात है। बिल्कुल, आरजेडी तय करेगी कि बिहार में क्या होगा। ये एक नजरिया है, मगर जो मुख्य नज़रिया है जनता का नज़रिया वो ये है कि जनता तय करेगी कि बिहार में क्या होगा और आप लोग तय करेंगे, हम भी देखेंगे आप क्या तय करते हैं। बाकी राग बिहारी में आज इतना ही। नज़र हमारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बनी हुई है, जब भी उसका अपडेट आता है आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।